बंगाल के उत्तर 24 परगना में कुछ लोगों ने बीजेपी उम्मीदवार की रैली पर हमला कर दिया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। ये घटना उस वक्त हुई जब बरहाननगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार पार्नो मित्रा वहां की सड़कों पर चुनाव प्रचार कर रही थी। तभी पीछे से कुछ लोग आए और उनके जुलूस में शामिल बीजेपी समर्थकों से भिड़ गए। इसके जवाब में बीजेपी के कुछ समर्थक भी उनसे हाथापाई पर उतर आए। कुछ देर के बाद सड़क पर चल रहा हंगामा तो थम गया, लेकिन इलाके से मारपीट की एक और तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में गली से गुजर रहे बीजेपी समर्थकों में एक को कुछ लोगों ने सड़क पर गिराकर पीटना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद वो आदमी हमलावरों के चंगुल से निकल गया। इन हमलों के विरोध में बीजेपी उम्मीदवार पार्नो मित्रा अपने समर्थकों के साथ बरहाननगर थाने पहुंचे और वहां बहुत देर तक पुलिस के साथ उनकी बहस चलती रही। पुलिस से हमलावरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग करते हुए थाने के बाहर काफी देर तक हंगामा हुआ। सौभाग्य की एक बात यह है कि बंगाल में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और इन 4 चरणों में कई बार हिंसा और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई। हर बार बीजेपी और टीएमसी ने इस तरह की घटनाओं के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही ऐसी घटनाओं को भुनाकर वोट मांगने की कोशिश भी की, जो अब तक बखूबी देखी जा चुकी है। रांची के सदर अस्पताल में पिता की मौत के बाद एक लड़की का गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। जिस वक्त लड़की के पिता का शव अस्पताल से निकाला जा रहा था, उसी वक्त वहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे, जो अस्पताल में इंतजामों का हाल देख रहे थे। लेकिन अपने पिता का बेजान शरीर अस्पताल से निकालते हुए एक लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार का आरोप है कि उसके पिता अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में ही 1.5 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई उनकी सुध लेने नहीं आया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। केवल नेताओं पर ही नहीं, लड़की का गुस्सा मीडिया कर्मियों पर भी फूट पड़ा। यहीं पे मरे हैं तड़प तड़प के। लड़की की आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा और दिल में अपने को खोने का गम था। लड़की ने अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए। मंत्री जी, यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। बार बार लड़की ने मंत्री जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ठीक उसी समय अस्पताल में मौजूद थे, जो बाकायदा पीपीई किट पहनकर अस्पताल के एक-एक कमरे में घूम रहे थे। और बताया जा रहा है कि जिस वक्त स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल के दौरे पर थे, उसी वक्त कोरोना का मरीज अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इलाज का इंतजार कर रहा था। इसलिए पिता की मौत के बाद लड़की का गुस्सा अस्पताल ही नहीं, मंत्री पर भी फूट पड़ा। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए व्यवस्था में सुधार का दावा किया। डीसी साहब भी आए हुए हैं, एसडीओ साहब भी आए हैं और सिविल सर्जन सारे लोग लगे हैं व्यवस्था में सुधार की। लेकिन पिता को मरते हुए देखने वाली लड़की के आरोपों पर बन्ना गुप्ता कुछ नहीं बोले। अभी तो बाल का खाल निकालने से तो अभी कुछ होगा नहीं, अभी तो आपको हमको सहयोग करके आगे बढ़ना होगा। सरकार का दावा है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, इसलिए बेड और आईसीयू की संख्या बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसी ही एक घटना झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में भी हुई, वो भी तब जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के बड़े सरकारी अस्पताल एनएमसीएच का हाल देखने पहुंचे थे, जहां आरोप ये लगा कि मंत्री की तीमारदारी में जुटा प्रशासन अस्पताल के बाहर इलाज का इंतजार कर रहे मरीज को भूल गया। जिस मरीज की मौत हुई वो कई अस्पतालों में बेड न मिलने के बाद लखीसराय से पटना आया था, जिसकी मौत के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटा मां को संभालने की नाकाम कोशिश करता रहा। ये सब अस्पताल के ठीक सामने हो रहा था, बल्कि ठीक अस्पताल की दहलीज पर, उसी दहलीज पर जिसे पार करके मंत्री मंगल पांडे अफसरों के साथ अपनी गाड़ी की तरफ पहुंचे, लेकिन महिला को रोता देखकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल के बाहर इलाज के लिए इंतजार करते रहना ही मौत की वजह बन गया। बोले कि ठीक है हम इनको अंदर कर, तो 1.5 घंटा से बाहर धूप नहीं खड़े रहती, तो हम बोलते रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं किए। मरीज की मौत के बाद कई घंटों तक अस्पताल के बाहर ही मातम का माहौल बना रहा। मरीज की पत्नी की न आंखों से आंसू ही रुके, न ही घुटने में खड़े होने की हिम्मत ही बची। सौभाग्य की एक बात यह है कि किसी अपने को खोना किसी के लिए भी झकझोर देने वाला होता है। कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से फैल रही है, देश भर के अस्पतालों में मरीजों की जानें जा रही हैं।
मंगलवार को सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 1000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से गई। रांची और पटना के अस्पतालों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। कोरोना मरीजों की जान जाने के पीछे कसूर किसी का भी हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रियों के अस्पताल में मौजूद होने की वजह से गुस्सा सरकार पर भी निकला और हंगामा भी बढ़ गया। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि सीबीएसई की 4 मई से 14 जून तक होने वाली 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जबकि 12वीं की परीक्षा टाल दी गई। 12वीं की परीक्षा पर 1 जून को एक और बैठक होगी, जिसमें तब के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा और अगर ये परीक्षा होगी तो इसकी सूचना 15 दिन पहले ही छात्रों को दे दी जाएगी। वहीं 10वीं की परीक्षा जो रद्द कर दी गई है, उसमें छात्रों को उनके अब तक के परफॉर्मेंस के आधार पर नंबर दिए जाएंगे। अगर कोई छात्र या छात्रा अपने नंबर से खुश नहीं होगा तो उसे बाद में कोरोना के हालात सुधरने पर परीक्षा देने का मौका भी मिलेगा। देश भर में करीब 22 लाख छात्रों ने इस बार 10वीं की तो 14 लाख छात्रों ने 12वीं की परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन कोरोना की वजह से देश के 11 राज्यों में स्कूल पहले से ही बंद है। प्रधानमंत्री जी ने आज एक तत्काल प्रभाव से एक बहुत उच्च स्तरीय बैठक का आह्वान किया। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण छात्र की सुरक्षा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और साथ ही 12वीं के छात्रों को भी राहत देने की मांग की। 12वीं की परीक्षाओं को भी उसी तर्ज पर जैसे 10वीं की परीक्षाओं में मूल्यांकन 10वीं में मूल्यांकन किया जा रहा है, 12वीं में भी उसी तरह से मूल्यांकन किया जा सकता था। इसका फैसला भी अगर सीबीएसई ले लेता तो 12वीं के बच्चों की भी एंग्जाइटी, उनका डायलेमा खत्म हो जाता। कर्नाटक के बेल्लारी में कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर कुछ लोग एक धार्मिक जुलूस निकालने पर अड़ गए। कड़ा सिद्धेश्वर मेले में रथ यात्रा निकालने की परंपरा सालों पुरानी है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से रथ यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी। लेकिन लोग तो यात्रा निकालने पर अड़ गए। 15 फीट ऊंचा रथ तैयार किया गया। सैकड़ों लोगों की भीड़, ऐसी भीड़ जमा हुई कि सड़क पर पैर रखने की जगह न बचे। न किसी के चेहरे पर मास्क, न कोई दूरी का लिहाज। तस्वीर देखकर ऐसा लगने लगा जैसे कोरोना के आने से पहले का वीडियो हो। सड़क खचाखच भरी हुई। सड़क के दोनों तरफ छतों पर लोग टंगे हुए, छोटे छोटे बच्चे तक भीड़ में मौजूद, लेकिन किसी को कोरोना का कोई डर नहीं। थोड़ी दूर भीड़ पहुंची तो पुलिस की बैरिकेड से सामना हो गया। भीड़ सैकड़ों में थी और पुलिस वाले मुट्ठी भर। लोगों ने आव देखा न ताव और बैरिकेड पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। एक एक बैरिकेड गिराकर पटकने लगे। पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें पीटना शुरू कर दिया। छत पर मौजूद एक शख्स ने सड़क किनारे मौजूद कुछ लोगों का एक वीडियो शूट किया। पहले तो भीड़ देखकर समझ ही नहीं आया कि ये लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं या छुपने की। फिर कुछ पुलिस वालों ने भीड़ को हटाया तो पता चला कि इतने लोग मिलकर एक पुलिस वाले को जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट रहे थे। इसके बाद तो पुलिस वालों को भी समझ में आ गया कि अब डंडा चलाए बिना काम नहीं चलेगा। पुलिस का डंडा चलाना शुरू हुआ तो भीड़ छटती दिखने लगी। पुलिस वालों के सामने जो आया उसे डंडा रसीद किया गया, लेकिन धार्मिक आयोजन होने की वजह से पुलिस ने इतनी रियायत जरूर बरती कि किसी पर कोई केस दर्ज नहीं किया। सौभाग्य की एक बात यह है कि धर्म के नाम पर अपनी जान दांव पर लगा देना कोई समझदारी नहीं है। लोगों की होली और दिवाली तक कोरोना की वजह से फीकी हो गई, लेकिन ऐसे वक्त में एक रथ यात्रा निकालने के लिए सरकार के मना करने के बावजूद बेपरवाह लोगों की भीड़ सड़क पर उतर गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को आखिरकार डंडे ही चलाने पड़े। उत्तर प्रदेश के झांसी से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें गांव की महिलाओं ने शराब बांट रहे एक प्रत्याशी के समर्थकों की पिटाई कर दी। आरोप है कि पंचायत चुनाव में लोगों को लुभाने के लिए एक प्रत्याशी के समर्थक शराब की बोतलें बांट रहे थे। और जैसे ही ये खबर महिलाओं को मिली, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उस प्रत्याशी के समर्थकों को घेर लिया और उन पर चप्पलों और थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। चाची, अरे बच्चा ना बोलो, तो रोको ना, आपने तो रोको। हालांकि कुछ लोगों ने बीच बचाव की भी कोशिश की, लेकिन महिलाओं का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने उन लोगों को गांव में घुसने ही नहीं दिया। आप उनकी गलत बात है। आप बड़ापन दिखाए थे, हमारे भी आप ही के हैं। मारपीट के साथ ही महिलाओं ने शराब की बोतलें जमीन पर फेंक दी। इस काम में गांव के लोगों ने भी उनका पूरा साथ दिया। हालांकि उस प्रत्याशी के समर्थक वहां से जाने के लिए आसानी से तैयार नहीं हुए, लेकिन महिलाओं के साथ साथ गांव वालों के तेवर देखकर उन्हें वहां से भागना पड़ा।
सौबात की एक बात यह है कि चुनाव के दौरान कहीं पैसे तो कहीं शराब बांटने की खबरें मिलती रहती हैं। झांसी में भी एक प्रत्याशी ने शराब के भरोसे ही अपनी चुनावी नैया पार कराने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये योजना सफल नहीं हो पाई क्योंकि महिलाओं को उसकी भनक लग गई। कोरोना महामारी की नई लहर का असर ट्रेनों पर भी दिखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे कोरोना से पहले चलने वाली अपनी 82% ट्रेनों को शुरू कर चुका है, जबकि रेलवे की योजना 10 अप्रैल तक 90% से ज्यादा मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने की थी। लेकिन देश में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की वजह से इस पर रोक लगानी पड़ी। तो वहीं कुछ राज्यों से ट्रेनों की मांग भी कम होने की वजह से कुछ ट्रेनों को शुरू नहीं किया गया। हालांकि जहां पर गर्मियों की छुट्टी की वजह से ट्रेनों की मांग ज्यादा है, वहां स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। भारतीय रेल ने 10 अप्रैल तक ये योजना बनाई थी कि वो अपनी 95% तक 95% तक मेल एक्सप्रेस ट्रेनों को रिस्टोर कर देगा, लेकिन कोविड के मौजूदा लहर ने शायद उस पर ब्रेक लगा दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 4 चरणों की वोटिंग से ठीक पहले रेलवे ने एक बड़ा ऐलान किया। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि रेलवे आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले नायकों से जुड़े कार्यक्रम करने जा रहा है, जिनमें बंगाल से ताल्लुक रखने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अरविंद घोष से जुड़े कार्यक्रमों को तवज्जो देने के लिए कहा गया है। इसी तरह राजा राम मोहन राय और सत्यजीत रे से जुड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। इस सिलसिले में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी जोन को एक चिट्ठी भी लिखी गई। रेलवे का ये प्लान आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर देश भर में चल रहे कार्यक्रमों का हिस्सा होगा, जिसकी शुरुआत इसी साल 12 मार्च को साबरमती आश्रम से हो चुकी है। गुजरात में कोरोना से हालात इस कदर बिगड़ गए कि अस्पताल में भर्ती होने के लिए भी मरीज एम्बुलेंस में इंतजार करने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना मरीजों की तादाद लगातार बढ़ने से अस्पतालों में बेड खाली नहीं है और जो मरीज अस्पताल लाए जा रहे हैं उन्हें बाहर ही अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। अहमदाबाद से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर डरा देने वाली थी, क्योंकि सरकारी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लंबी कतार लगी दिखी। उन सभी में कोरोना के मरीज थे, लेकिन अस्पताल में बेड खाली न होने की वजह से उनका इलाज बाहर एम्बुलेंस में ही करना पड़ा। मरीजों के साथ उनके घर वाले भी एम्बुलेंस में ही बैठे नजर आए। मरीज अभी भी घंटों से बाहर एम्बुलेंस के लिए में इंतजार में है कि उनकी बारी आएगी और ऑक्सीजन पर वहां पर उनको रखा जा रहा है। अस्पतालों में बेड खाली होने के बाद ही एक एक कर मरीजों को अंदर भेजा जा रहा है, लेकिन इसके लिए उन्हें घंटों रुकना पड़ रहा है। इस तरह की तस्वीरें गुजरात के कई जिलों से सामने आई। इस बीच कोरोना मरीजों के इलाज के लिए गुजरात के अहमदाबाद और वडोदरा में 2 अस्पताल बना दिए गए। अस्पतालों में लगातार हो रही बेड की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया और गुजरात यूनिवर्सिटी में 900 बेड का एक अस्पताल तैयार कर दिया, जिसमें 150 आईसीयू बेड होंगे। बताया गया कि हर बेड पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था रहेगी और इसी तरह वडोदरा में मौजूद स्वामी नारायण मंदिर में भी 500 बेड का अस्पताल बनाया गया, जिसमें 150 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई के इंतजाम रहेंगे। एक हॉल में ये सभी व्यवस्थाएं की गई। सौबात की एक बात यह है कि गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ही करीब 7,000 नए मरीज सामने आए। चूंकि अस्पतालों में बेड की संख्या सीमित होती है और लगभग सभी अस्पतालों में पहले से ही सारे बेड भरे हुए हैं, इसलिए कोरोना के नए मरीजों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। हरिद्वार में चल रहे कुंभ में कोरोना संकट के बीच तीसरे शाही स्नान में सभी अखाड़ों के साधुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। 12 अप्रैल को हुए शाही स्नान की तरह इस बार भी वहां कोरोना नियमों को नजरअंदाज किया गया और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को धता बताते हुए साधुओं की टोलियां हरिद्वार की सड़कों से निकली। सभी अखाड़े बारी बारी स्नान के लिए पहुंचे और हर की पैड़ी में सबने डुबकी लगाई। इस दौरान वहां सुरक्षा के पूरे इंतजाम नजर आए। शाही स्नान में तो अखाड़ों ने कोरोना नियमों को ताक पर रखा ही। जब स्नान करके अखाड़ों के साधु हर की पैड़ी से निकले, तब भी उन्होंने चेहरों पर मास्क लगाना और एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाना जरूरी नहीं समझा। अखाड़े स्नान करके निकल रहे हैं। निरंजनी अखाड़े को आप देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अभी स्नान के बाद निकले हैं। अखाड़ों के स्नान के बाद हरिद्वार के कई घाटों पर लोग भी स्नान के लिए उमड़े। हालांकि कोरोना संकट की वजह से इस बार पिछली बार से थोड़ी कम भीड़ नजर आई, लेकिन जब इस भीड़ की तुलना मरकज की भीड़ से की गई तो सीएम तीरथ सिंह रावत इस पर भड़क गए। उन्होंने उम्मीद जताई कि कुंभ से कोरोना नहीं फैलेगा। यहाँ तो फैला हुआ, यहाँ खुले में है, यहाँ ओपन है और गंगा के पास है। माँ गंगा का है अविरल धारा का पूरी तरह बहाव, आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे। सौबात की एक बात यह है कि कोरोना संकट के बीच कुंभ का आयोजन करवाना ही बहुत बड़ी चुनौती थी।
उस चुनौती को पार किया तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने उससे बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। हरिद्वार में ही पिछले 2 दिनों में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं और ऐसे में आस्था की ये भीड़ राज्य सरकार और मेला प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां एसएसपी दफ्तर में विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे पति पत्नी और उनके परिवार वालों में जमकर मारपीट हो गई। पत्नी का आरोप है कि उसका पति और ससुराल वाले उसे घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि वो ससुराल जाना चाहती है। पुलिस की तरफ से समझौता कराने की पहल भी हुई, लेकिन ये विवाद अचानक मारपीट में बदल गया। दोनों पक्ष के लोग पुलिस दफ्तर में ही गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हों। इस मारपीट में दोनों परिवारों की महिलाएं भी शामिल थीं और साथ ही वो पत्नी भी जो इंसाफ मांगने पुलिस के पास पहुंची थी। यहाँ पे हम तारीख दे के जा रहे थे बाहर, तो मेरे ससुराल वाले मारपीट करने शुरू कर दिए। हंगामा बढ़ा तो एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और मारपीट कर रहे लोगों को शांत करवा दिया, लेकिन ये मामला नहीं सुलझ पाया। सौभाग्य की एक बात यह है कि 2 साल पहले हुई शादी में तलखी इतनी बढ़ गई कि समझौते के लिए दोनों परिवार वालों को पुलिस के पास जाना पड़ा और जब मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों को दफ्तर बुलाया तो वहां भी उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे मामला और बिगड़ गया। जयपुर के एक सरकारी अस्पताल से कोरोना वैक्सीन की चोरी हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। न्यूज़ 18 के भवानी सिंह की रिपोर्ट है कि वैक्सीन की कमी के बीच शहर के एक सरकारी अस्पताल से कोवैक्सीन की 320 डोज चोरी हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस थाने में इसका केस दर्ज कराया। बताया गया कि अस्पताल में 3 दिन पहले यानी 11 अप्रैल को वैक्सीन की डिलीवरी हुई थी और जब उसके अगले दिन देखा तो वहां कोवैक्सीन की 320 डोज कम मिली। जयपुर में पहले ही कोरोना वैक्सीन की कमी हो रही है। शहर के लोगों के लिए रोजाना 2500 डोज चाहिए, जो केवल 11,000 डोज पर सिमटकर रह गई है। हम इसके बिल्कुल सतर्क हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमने अधीक्षक को निर्देशित कर दिया है।